कहाँ गई थी? कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। जब देखो तब तुम बाहर ही रहती हो। अरे जी, आप आ गए। चलिए बैठिए, आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम भी तो थकी हुई लग रही हो। हाँ, आई तो अभी ही हूँ, लेकिन थकी नहीं हूँ। बस अभी अभी सैर से लौटी हूँ। कहते हुए राकेश बैग रख फ्रेश होने चले गए। मैं 5 मिनट फ़ैन के नीचे खड़ी रही। फिर मैं राकेश के लिए चाय चढ़ाकर थोड़ा लेटी ही थी कि राकेश ने पूछा, क्या हुआ? सैर करने में ही हालत ख़राब हो गई। राकेश छेड़छाड़ के मूड में आ गए थे। मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, उम्र तो हो रही है। एक तो गर्मी से परेशान, ऊपर से राकेश की बात से मैं और तप गई। तुनक कर बोली, कौन सी उम्र हो रही है? हर समय उम्र का राग अलापते रहते हो। राकेश ने और छेड़ा, सच बहुत कड़वा होता है सुनीता। मैंने जलते कुड़ते उन्हें चाय का कप पकड़ाया। मैं इस समय चाय नहीं पीती हूँ। फिर शीशे में जाकर खुद पर नज़र डाली। कहते हैं उम्र हो रही है, सभी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इतनी फिट हूँ। और राकेश कुछ भी हो जाए उम्र की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं खुद को यंग महसूस करती हूँ तो यह ज़रूरी है क्या कि कभी कुछ हो जाए तो उम्र ही कारण होगी? कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी बात पर कौन ध्यान दे? गुस्सा अपनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बोलने दो इन्हें। थोड़ी देर में हमारे बच्चे अदिति और अंकुश भी कोचिंग से आ गए। सब अपने रूटीन में व्यस्त थे। डिनर करते हुए अचानक मुझे कुछ याद आया तो मैं अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, उफ, गर्मी लग रही थी तो सैर से सीधी घर आ गई। कल सुबह के लिए सब्जी लाना ही भूल गई। राकेश को फिर मौका मिला तो फिर अपना तीर छोड़ा। होता है, उम्र के साथ याददाश्त कमज़ोर होती ही है। एक तो सुबह क्या बनेगा इसकी टेंशन, ऊपर से फिर उम्र का व्यंग बाण। मैं सचमुच नाराज हो गई। मुंह से तो कुछ नहीं बोला, पर राकेश को जलती नज़रों से घूरा तो बच्चे समझ गए कि मुझे गुस्सा आया है। पर है तो ऐसी शरारतों में अपने पापा की चमचे ही ना। अतः अंकुश ने कहा, मम्मी, आप सच एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही? कभी भी आपका बैक पेन बढ़ जाता है, कभी भी कुछ भूल जाती हूँ। मान लो मम्मी, उम्र हो रही है। अदिति को लगा कि कहीं मेरा गुस्सा ना बढ़ जाए, अतः फौरन बात संभाली। चुप रहो अंकुश, मम्मी सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तीनों कैंटीन में खा लेंगे। आप बस अपना खाना बना लेना। मैंने जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया और फिर पर्स उठा कर बोली, देखती हूँ पनीर मिल जाए तो ले आती हूँ। राकेश ने भी कहा, अरे छोड़ो, कैंटीन में खा लेंगे सब। जानती हूँ राकेश को घर का खाना ही ले जाना पसंद है। उम्र बढ़ने की बात से मुझे गुस्सा तो आता है, चिढ़ती भी बहुत हूँ, पर प्यार भी तो करती हूँ ना उन्हें। अतः मैं उन्हें देखकर मुंह फुलाते हुए अपनी नाराज़गी प्रकट करती घर से निकलने लगी तो राकेश मुस्कुरा उठे। वे भी जानते हैं कि मेरा गुस्सा क्षणिक ही होता है। हम तीसरी मंजिल पर रहते हैं। मैं सीढ़ियों से उतरती हूँ। ज़्यादा सामान होता है तभी लिफ्ट में आती हूँ। पनीर लेकर लौट रही थी तो देखा लिफ्ट नीचे ही थी। कोई लिफ्ट में जा रहा था। मैं भी यूं ही लिफ्ट में आ गई। साथ खड़े आदमी ने लिफ्ट में 7वीं मंजिल का बटन दबाया। मैं पता नहीं किन ख्यालों में थी कि तीसरी मंजिल का बटन दबाना ही भूल गई। दिमाग में राकेश की उम्र की बातें ही चल रही थी। जब अचानक लगा कि ऊपर जा रही हूँ तो हड़बड़ा कर स्टॉप का बटन दबा दिया। लिफ्ट रुक गई। आजकल कुछ गड़बड़ चल रही थी। साथ खड़ा आदमी शालीनता से बोला, क्या हुआ मैम? मैं झेप गई। कहा, सॉरी, गलती से कर दिया, मुझे तीसरी मंजिल पर जाना था। बटनों से छेड़छाड़ करने पर लिफ्ट 7वीं मंजिल पर बढ़ गई। हमारी लिफ्ट दरवाजों वाली नहीं है, चैनल वाली है। खुली है तो मुझे ज़रा ठीक लगता है। मैंने अब उस आदमी पर नज़र डाली। वह 7वीं मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकलकर मुस्कुराया तो आदतन मैं भी मुस्कुरा दी। मैंने फिर 3 वाला बटन दबाया और अपनी फ्लोर पर पहुंच मुस्कुराती हुई घर में घुसी। तीनों मेरा ही वेट कर रहे थे। अंकुश बोला, अरे वाह, पनीर मिल गया? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ। तो राकेश ने कहा, कितनी अच्छी लग रही हो हंसते हुए। मैं मुस्कुराते हुए ही
लिफ्ट में हुई गड़बड़ बताने लगी तो राकेश कुछ गंभीर हो गए। मैं मन ही मन हंसी। मैंने कहा, अच्छा आदमी था? इतनी जल्दी पता चल गया तुम्हें कि अच्छा आदमी था? राकेश बोले, हाँ, मुझे जल्दी पता चल जाता है। कहते हुए मुझे मज़ा आया। वे बोले, ध्यान रखा करो यार, कहाँ था तुम्हारा ध्यान? मैं मुस्कुराती रही। 3-4 दिन बाद मैं शाम की सैर से लौट रही थी। वह आदमी फिर मुझे मिल गया। हमारी हाय हेलो हुई। बस 2 दिन बाद मैं फिर सब्जी लेकर लौट रही थी तो वह लिफ्ट में साथ हो गया। उसने मेरे कुछ कहे बिना लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रोक दी। मैं थैंक्स कहकर बाहर आ गई। मैंने उस रात डिनर करते हुए सबको बताया। अरे, आज वह लिफ्ट वाला आदमी भी मेरे साथ ही आया तो उसने खुद ही तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रोक दी। राकेश के चेहरे पर जो भाव आए उन्हें देखकर मुझे मन ही मन शरारत सूझ गई। मैंने कई बातें एक साथ सोच ली। फिर भोलेपन से पूछा, क्या हुआ राकेश, क्या सोचने लगे? अदिति और अंकुश आराम से खाना खाते हुए हमारी बातें सुन रहे थे। राकेश ने कहा, यह फिर कहाँ से लिफ्ट में मिल गया? तो क्या हुआ, वह तो मुझे अक्सर ही कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। जब एक बिल्डिंग में रहते हैं तो सामना तो होगा ही ना। राकेश और मैं डिनर के बाद घूमने जाते हैं। उस दिन भी गए तो वह आदमी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने उसे देखकर जानबूझकर हाथ हिला दिया। उसने भी जवाब दिया। राकेश ने कहा, यह कौन है? वही लिफ्ट वाला। बेचारे हाय हेलो पर क्या बोलते हैं। उस समय तो चुप ही रहें, पर घर आकर जानबूझकर बच्चों के सामने बोले, आज तुम्हारी मम्मी का लिफ्ट वाला दोस्त देखा मैंने। बच्चे हंसे तो मैं भी मुस्कुरा दी। अरे छोड़ो, कहाँ से दोस्त होगा, मेरी उम्र देखो, इस उम्र में उसकी उम्र का मेरा क्या दोस्त बनेगा? उनके मुंह से निकल ही गया, इतनी उम्र कहाँ हो गई है तुम्हारी? मैंने चौंकने का अभिनय किया। अच्छा, उम्र नहीं हो गई मेरी। राकेश को कुछ ना सूझा तो मुझे बहुत मजा आया। उस रात सोने लेटी तो राकेश के आज के चेहरे के भाव पर हंसी आ रही थी। आजकल उम्र की छेड़छाड़ से मुझे कितना परेशान कर रखा है। मुझे तो अब शरारत सूझ रही थी। जानती हूँ मेरी इस शरारत के आगे राकेश टिक नहीं पाएंगे, पर अब सोच रही हूँ कि मैं उनके इस मजाक पर इतना चिढ़ती क्यों हूँ। स्त्री हूँ ना, उम्र की बात पर दिल जरा कमज़ोर पड़ ही जाता है। कौन स्त्री नहीं चाहती हमेशा यंग बने रहना, पर जब मैं मन से स्वयं को यंग और एनर्जेटिक महसूस करती हूँ तो मैं हर समय यह नहीं सुनना चाहती कि मेरी उम्र हो रही है। कभी कहीं दर्द हो गया तो उम्र का मजाक, कभी कुछ भूल गई तो उम्र। नहीं सुनना होता मुझे यह सब। अरे, मजाक कुछ और भी तो हो सकते हैं ना। उम्र की मजाक, और वह भी एक स्त्री से। घोर अपराध। अगले 10-12 दिन मैंने नोट किया कि अक्सर मेरी सैर से लौटने के समय वह लिफ्ट वाला आदमी मुझे नीचे मिलता और मेरे साथ ही लिफ्ट में प्रवेश कर जाता। मेरे दिल ने कहा, यह संयोग नहीं हो सकता, वह जानबूझकर ऐसा करने लगा है। कभी कोई अन्य व्यक्ति लिफ्ट में होता तो बस मुस्कुरा देता, वरना थोड़ी बहुत बात करता। मुझे 2-3 बार उसने यह भी कहा कि मैम, यू आर लुकिंग नाइस। एक दिन उसने लिफ्ट में मुझसे कहा, मैम, मैं पंकज, बहुत दिनों से आपका नाम भी जानना चाह रहा था, प्लीज़ बताएं। इतने में तीसरी मंजिल आ गई थी। लिफ्ट से निकलते हुए मैंने कहा, सुनीता। उसने ऊपर जाते हुए बाय मैम कहा। मैं जब अपना नाम बता रही थी, अदिति अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रही थी। उसने मेरा अपना नाम बताना सुन लिया था। पूछा, मम्मी किसे अपना नाम बता रही थी? लिफ्ट वाले आदमी को। अदिति ने जिस तरह मुझे देखा उस पर मैं खुलकर हंसी। पता नहीं किस किस से बातें करती रहती हैं आप। अच्छा, मैं नोटबुक लेने जा रही हूँ, अभी आई। डिनर के समय अदिति ने कहा, मम्मी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरी शर्ट के बटन लगा देंगी अभी? हाँ, पर सुई में धागा डाल दो प्लीज़। चश्मा लगाकर मुझसे धागा नहीं लगाया जाता है। राकेश को एक और मौका मिल गया। बोले, हाँ, अब धीरे धीरे चश्मे का नंबर बढ़ेगा ही। क्यों पापा, नंबर क्यों बढ़ेगा? अदिति ने पूछा। अरे भाई, उम्र के साथ नज़र भी कमज़ोर होती है ना। पापा, अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई है मम्मी की।
आपने अभी मम्मी के जलवे नहीं देखे। पड़ोस के आदमी नाम पूछते घूमते हैं। अदिति के कहने के ढंग पर मैं खुलकर हंसी। हम चारों में बेहद शानदार दोस्ती है। हमारे युवा बच्चे हमारे दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक छेड़छाड़ करते रहते हैं। बस मैं उम्र के मजाक पर गंभीर हो जाती हूँ। राकेश ने पूछा, कौन भाई? लिफ्ट वाला आदमी आज मम्मी से इनका नाम पूछ रहा था। क्यों? उसे क्या करना है इनके नाम का? मैंने बहुत ही भोलेपन से कहा, जाने दो, उम्र देखी मेरी, इतनी भी उम्र नहीं हो रही है तुम्हारी। मैंने फिर हैरानी से आंखें फाड़ी। अच्छा, राकेश जेब गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारी सोसाइटी में स्वीपर सुबह 8 बजे कूड़ा लेने आ जाते हैं। जब अदिति 8 बजे निकलती है, मैं उसी समय डस्टबिन बाहर निकाल कर रख देती हूँ। हमारी बिल्डिंग में 4 फ्लैट हैं, 2 में परिवार रहते हैं। दोनों परिवारों में पति पत्नी कामकाजी हैं। चौथे फ्लैट में बस एक आदमी ही है, उम्र 35 के आसपास होगी। वीकेंड पर उसके दरवाजे पर ताला लगा रहता है। मेरा अंदाजा है शायद अपने घर आसपास के किसी शहर जाता होगा। इस आदमी की राकेश और हमारे बच्चों से कभी कोई हाय हेलो नहीं हुई है। एक दिन मुझसे सामना होने पर उसने पूछा, मैडम, पीने के पानी की एक बोतल मिलेगी प्लीज़? मेरा फ़िल्टर ख़राब हो गया है। मैंने श्योर कहते हुए उसकी बोतल में पानी भर दिया था। जब मैं डस्टबिन रख रही होती तो वह भी अक्सर अपने घर से निकल रहा होता और मुझे गुड मॉर्निंग मैम कहता हुआ सीढ़ियाँ उतर जाता है। उससे सामना होने पर अब मेरी हाय हेलो हो जाती है, बस हाय हेलो और कभी कोई बात नहीं। एक दिन हम चारों बाहर से आ रहे थे और लिफ्ट का वेट कर रहे थे तो वह आदमी मुझे गुड इवनिंग मैम कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। मैंने भी सिर हिलाकर जवाब दे दिया। राकेश ने पूछा, यह कौन है? हमारा पड़ोसी। वह किराएदार? हाँ। तुमसे हाय हेलो कब से शुरू हो गई? हाँ। अच्छा, तुम्हें कैसे जानता है? एक दिन पानी मांगा था तब से। तुमसे ही क्यों पानी मांगा भाई? बाकी दोनों फ्लैट दिन भर बंद रहते हैं, पानी मांगना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। तमीज़ देखो महाशय की, सिर्फ तुम्हें विश करके गया। अरे, तुम लोगों को जानता ही नहीं है तो विश क्या करेगा? तुम लोग भी तो अपनी धुन में रहते हो, कहाँ किसी में इंटरेस्ट लेते हो। हाँ ठीक है, घर में तुम हो ना सब में इंटरेस्ट लेने के लिए। आजकल बड़ी सोशल हो रही हो, कभी लिफ्ट वाले आदमी को अपना नाम बताती हो, कभी पड़ोसी को पानी देती हो। मैंने नाटकीय ढंग से सांस छोड़ते हुए कहा, भाई, बढ़ती उम्र में आसपास के लोगों से जान पहचान हो जानी चाहिए, क्या पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्या बुजुर्गों जैसी बातें कर रही हो? हाँ राकेश, उम्र बढ़ने के साथ आसपास के लोगों से संबंध रखने में ही समझदारी है। राकेश मुझे घूरते रह गए, कहते भी क्या। अब बातें करते करते हम घर आकर चेंज कर रहे थे। कई दिन बाद लिफ्ट वाला पंकज मुझे शाम के समय गार्डन में भी दिखा तो मैं चौकन्नी हो गई। वह गार्डन में अब मेरे आने जाने के समय कुछ बातें भी करने लगा था, जैसे आप कैसी हैं मैम, या कल आप सैर करने नहीं आई, या यह ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है मैम। उसके हाव भाव से नज़रों से मैं सावधान होने लगी थी। यह तो कुछ और ही सोचने लगा है। राकेश और मेरे डिनर के बाद टहलने के समय पंकज रोज नीचे मिलने लगा था और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता था। पंकज का मेरे आसपास मंडराना तो इरादतन था, पर नए पड़ोसी का मुझसे आमना सामना होना 100% संयोग होता था। स्त्री हूँ इतना तो समझती हूँ, पर राकेश की बेचैनी देखने लायक थी। अदिति को बाय कहती हुए मैं अक्सर पड़ोसी को भी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ती। राकेश मुझे अंदर आते हुए देखकर यूं ही पूछते, कौन था? मैं पड़ोसी कहकर किचन में व्यस्त हो जाती हूँ। अब अच्छे मूड में राकेश अक्सर मुझे ऐसे ही छेड़ते हैं। इतनी वेल ड्रेस्ड होकर सैर पर जाती हो, लगता ही नहीं है कि तुम्हारे इतने बड़े बच्चे हैं। बहन लगती हो अदिति की। मैं हंसकर उनके गले में बाहें डाल देती। कितनी भी बहन लगूं, पर उम्र तो हो रही है ना। अभी तो तुम बहुत स्मार्ट और यंग दिखती हो।
फिर उम्र की क्या टेंशन है। सच, मैं मन ही मन खुश हो जाती। और क्या, दिखती नहीं हो, आकर्षक हो, तभी तो वह लिफ्ट वाला और यह पड़ोसी तुमसे हाय हेलो का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अरे उनकी क्या बात करनी, उनकी उम्र देखो, दोनों मुझसे छोटे हैं। फिर भी उम्र की तो बात छोड़ ही दो, नज़र तुम पर उठती ही है। तुमने अपने आप को इतना फिट भी तो रखा है। मैं मुस्कुराती रही। अब मैंने नोट किया, राकेश ने पूरी तरह से उम्र बढ़ने के मजाक बंद कर दिए थे। पर अब भी जब पंकज और पड़ोसी मुझे विश कर रहे होते हैं, ये मुझे गंभीर होते लगते हैं। राकेश और मैं एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। सालों का प्यार भरा साथ है जो दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। मैं उन्हें इन गैरों के लिए टेंशन में नहीं देख सकती थी। मुझे उम्र के मजाक हर बात में पसंद नहीं थे। अब वे बंद हो चुके थे। यही तो मैं चाहती थी। मुझे स्वयं को ऊर्जावान फिट रखने का शौक़ है और मैं स्वयं को कहीं से भी बढ़ती उम्र का शिकार नहीं समझती। तो क्यों राकेश उम्र याद दिलाएं। अब ऐसा ही हो रहा था। राकेश को सबक सिखाने के लिए अब पंकज और उस पड़ोसी का जानबूझकर सामना करने की शरारत की ज़रूरत नहीं थी मुझे। मैं डस्टबिन और पहले बाहर रखने लगी थी। सैर के समय में भी बदलाव कर लिया था। मुझे आते देखकर पंकज लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा होता तो मैं झट सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी। पंकज और पड़ोसी मुरे ही तो थे। इनका काम अब ख़त्म हो गया था। इनसे अब मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। बेटी छाया की घबराई सी आवाज़ आई। मम्मी, एक प्रॉब्लम हो गई है। सासू माँ के हाथ में फ्रैक्चर आया है। अरे कैसे? अभी कैसी है? कोई है उनके पास? प्रत्युत्तर में छाया रोनी आवाज़ में बोली। आज रात उन्हें यहाँ के लिए चलना था। उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अब कैसे आएंगी मम्मी? अब मेरा क्या होगा? 2 हफ्ते बाद विवेक को विदेश जाना है और अगले हफ्ते ही मेरी डिलीवरी है। मम्मी, आप आओगी क्या? छाया के पूछने पर आभा एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। 1 महीने पहले ही बेटे का ब्याह किया है। नई नवेली बहू को देखते हुए ही प्रोग्राम तय हुआ था कि डिलीवरी के समय छाया की सांस आ जाएंगी और 1-1.5 महीना रुककर वापस आएंगी, तब वह जाएगी। ऐसे कम से कम 2.5-3 महीने तक छाया और उसके बच्चे की सार संभाल हो जाएगी। तो घबरा मत, देखते हैं क्या हो सकता है। छाया को तसल्ली देकर आभा ने फ़ोन रखा और प्रेग्नेंट बेटी की चिंता में कुछ देर यूं ही बैठी रही। परिस्थिति वाकई विकट थी। समधन जी के हाथ में फ्रैक्चर होने से उनके साथ साथ सबके लिए मुश्किलें बढ़ गईं। क्या कैसे होगा, इस चिंता से उन्हें बहू दीपा ने उबारते हुए कहा। मम्मी जी, आप दीदी के पास अहमदाबाद चली जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। आभा के हिचकने पर उसके ससुर भी बोले। इतना सोचने वाली कौन सी बात है बहू? राहुल तो है यहाँ, अब तो दीपा बहू भी हैं। तुम और अजय तुरंत निकलो। पर पापा जी, आप कैसे रहेंगे? आपकी देखभाल, परहेजी खाना सब हो जाएगा। मेरे बहू बेटे नहीं होंगे तो क्या, तुम्हारे बेटा बहू तो है ना। अरे पापा जी, राहुल को तो ऑफिस से फुर्सत नहीं है और इसे आए अभी महीना भर भी हुआ है। इसके भरोसे कैसे? आभा हिचकिचाई तो 80 बरस के बूढ़े ससुर जी हंसते हुए बोले, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो अपनी देखभाल ना कर पाऊँ? और न दीपा बच्ची है जो घर ना संभाल पाए। तुम्हारी शादी हुई थी तब तुमने 20 बरस की उम्र में सब संभाल लिया था और तुम्हारी सास तो 16 बरस की ही थी, तब ब्याह कराई थी। अरे दीपा कैसे नहीं संभालेगी घर? क्यों दीपा बहू, संभालोगी ना? हाँ जी दादाजी। क्या कहती दीपा और क्या कहती आभा अपने ससुर को कि तब के और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। आभा का सिर अपने ससुर के सामने श्रद्धा से झुक गया। विपरीत परिस्थितियों के चलते मैं खुद को संभाल लूँगा कहकर उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जबकि वह जानती है कि पापा जी को बाथरूम तक जाना भारी पड़ता है। पापा जी और घर की जिम्मेदारी दीपा के भरोसे छोड़ने में उन्हें डर ही लग रहा था। आजकल की लड़कियां क्या जाने घर की सार संभाल, पर पापा जी और परिस्थितियों के आगे वह विवश थे। यूँ तो दीपा 1 महीने से घर में है,
पर अधिकतर समय तो मायके, हनीमून और घूमने फिरने में ही निकल गया। पर स्वयं बेटे की शादी के बाद बड़े प्रयास से घर की व्यवस्था पुरानी पटरी पर लौट पाई थी। अब यूँ अचानक घर छोड़ छाड़ कर अहमदाबाद के लिए निकलने को मन नहीं मान रहा था। पर मौके की नजाकत समझते हुए घर की व्यवस्था, पापा जी के परहेजों और दवाइयों के बारे में राहुल दीपा को समझाकर वह और अजय तुरंत फ्लाइट के लिए निकल गए। 9वें महीने के आखिरी हफ्ते में कब डिलीवरी हो जाए कुछ पता नहीं। मम्मी पापा को देखकर छाया का सारा तनाव छूमंतर हो गया। उनके पहुंचने के 4 दिन बाद ही उसने उसने पुत्री को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद दामाद विवेक विदेश चले गए। आभा ने घर की सारी व्यवस्था संभाल ली और अजय ने बाहर की। छाया और नन्ही परी के बीच कैसे समय निकलता कुछ पता ही नहीं चलता। भोपाल फ़ोन करने पर पापा जी, यहाँ की चिंता मत करो बहू, सब ठीक है, कहकर तसल्ली दे देते। 40 दिन बाद छाया ने आभा से कहा, मम्मी अगले हफ्ते विवेक आ जाएंगे, मैं भी चलने फिरने लगी हूँ, आप चाहो तो भोपाल चली जाओ। यह सुनकर आभा ने राहत की सांस ली। मन तो घर में ही अटका था। सो बेटी छाया के कहने पर 2 दिन और रुककर आभा ने वापसी का टिकट करवा लिया। साथ ही अजय और छाया को कह दिया कि उनके भोपाल पहुंचने की खबर पापा जी राहुल दीपा को कतई ना दें, सरप्राइज़ का मज़ा रहेगा। सरप्राइज़ की बात सुनकर छाया खुशी खुशी मान गई, पर अजय पहुंचने की सूचना न देने से कुछ असहज थे। रास्ते में ट्रेन में उन्होंने इस बाबत आभा से बात की तो वह बोली, पहली बार दीपा के भरोसे पापा जी और घर की जिम्मेदारी छोड़ी है। पापा जी राहुल तो सीधे सादे हैं, जब भी फ़ोन किया सब ठीक है, चिंता मत करो कहते रहें। अचानक पहुंचने पर दीपा का असली मूल्यांकन हो पाएगा कि वह घर संभालने में कितनी सक्षम और घर वालों के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। यह सुनकर अजय अवाक रह गए। आभा के फ़ोन ना करने के पीछे छिपी मानसिकता का उन्हें जरा भी भान नहीं था। वो तो समझ बैठे थे कि आभा अचानक पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य में डुबोने का मंतव्य रखती है। बिना किसी को सूचित किए अजय और आभा घर पहुंचे तो खुद सरप्राइज हो गए जब घर में ताला लगा देखा। बाहर का गेट किराएदार ने खोला और बताया कि सब लोग सुबह से ही बाहर हैं। घर के बरामदे में उन्हें बैठाकर वह चाबी लेने चला गया। आसपास नजरें दौड़ाते आभा अजय बेतरह चौंके जब उन्होंने पापा जी के कमरे की बेंच की आराम कुर्सी और मेज बरामदे में रखी दिखी। किराएदार से चाबी लेकर ताला खोला तो सकती में आ गई। पापा जी के कमरे में पर्दे और पेंटिंग्स के अलावा कुछ नहीं था। दीवान, अलमारी सब बरामदे से लगे छोटे से गेस्ट रूम में आ चुके थे। कमरे का हुलिया देखकर आभा को बहुत गुस्सा आया। कितने सरुचिपूर्ण ढंग से पापा जी का कमरा सजाया गया था। सुंदर पर्दे, पेंटिंग्स, कैन की कुर्सियाँ जिसमें मखमल की गद्दी लगाई हुई थी, अखबार रखने के लिए तिपाई, एक छोटा टीवी, सारी सुविधा से संपन्न बुजुर्ग आज उसकी अनुपस्थिति में गेस्ट रूम में पहुंच गए थे। कल की आई लड़की की हिम्मत देखो अजय, पापा जी का ये हाल किया तो हमारा क्या हाल करेगी बुढ़ापे में। आवेश में बड़बड़ाती हुई आभा पूरे घर में घूम आई थी। बाकी घर का हुलिया ठीक ठाक ही था। राहुल के ऊपर भी उसे बड़ा क्रोध आया। उसी समय आभा से मिलने बगल वाली पड़ोसन आ गई। आभा को देखकर वह बोली, तुम्हें ऑटो से उतरते देखा तो चली आई, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम नहीं थी तो तुम्हारे ससुर का तो बड़ा बुरा हाल था। 1-2 बार आई मिलने, तभी जाना कि तुम्हारी नई नवेली बहू ने उन्हें अपने कमरे से बेदखल कर दिया है। मैं तो अक्सर उन्हें बरामदे या लॉन में भटकते देखती थी। अब हम लोग तो उसे कुछ नहीं कह सकते। वैसे भी आजकल की लड़कियां किसकी सुनती हैं। कहीं पलटकर मुझे कुछ कह देती तो भाई मैं तो ना सह पाती हूँ। बस तुम्हारे ससुर को देखकर बुरा लगता था। तुम लोगों ने उन्हें इतने आदर से रखा, पर तुम्हारी बहू ने तो। वह बोल ही रही थी कि पापा जी की रौबदार आवाज़ आई, बेटा जी आप मेरे लिए इतना परेशान थी, यह जानकर बड़ा अच्छा लगा, पर अपनी परेशानी मुझसे साझा कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। यह सुनकर पड़ोसन हकबका गई और आभा सिर पर आंचल रखकर ससुर जी के पाँव छूने लगी। आप कहाँ गए थे पापा?
और अकेले कहाँ से आ रहे हैं? अकेला नहीं हूँ, दीपा है बाहर, कोई जानने वाला मिल गया है, उससे बात करने लगी हैं। पर ये बताओ, तुम लोग आने वाले हो, ये किसी को बताया क्यों नहीं? पापा जी ने पूछा तो अजय बगले झांकते हुए बोले। आभा आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। अजय की बात सुनकर पापा जी कुर्सी से अपनी छड़ी टिकाते हुए बोले, सरप्राइज तो हम अच्छे से हो गए, पर जान जाते तुम लोग आने वाले हो तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना लेते हैं, घर पर ही मिलते हैं। सब ठीक तो है पापा? अजय ने चिंता से पूछा तो वह बोले, सब ठीक है भाई, डायबिटीज़ कंट्रोल में है। पापा जी आप यहाँ कैसे आ गए, मतलब इस छोटे से गेस्ट रूम में? आभा के पूछने पर वह बोले, अरे अभी इन्होंने तो बताया कि तुम्हारी बहू ने मुझे यहाँ भेज दिया। और हाँ बेटा जी, अब पापा जी पड़ोसन से मुखातिब थे। तुम जो अभी मेरी बहू के कान भर रही थी कि मुझे मेरे कमरे से बेदखल कर दिया गया, तो सोचो ऐसी हालत में तो मैं यहाँ दुखी गमगीन सा दिखता और बेटे बहू की नाक में दम ना कर देता कि जल्दी आओ। सॉरी अंकल जी, मैंने जो महसूस किया सो कह दिया आभा से। दिक्कत यही है, हम जो महसूस करते हैं वो सही पात्र से नहीं करते। तुमने जो महसूस किया उसकी चर्चा मुझसे कर लेती तो ठीक रहता। अब देखो, जैसे मैं अपने बेटे बहू से नहीं कह पाया कि मेरे बड़े से कमरे में मुझे अकेलापन लगता है। आभा अजय ने इस घर का सबसे अच्छा कमरा मुझे दिया, इतने प्यार से सजाया सवारा, पर सच कहूँ तो कमरे से बरामदे और लॉन के बीच की दूरी के चलते आलसवश टहलना छूट गया। अरे तो ये बात पहले क्यों नहीं कही पापा जी? आभा के कहने पर पापा जी भावुक होकर बोले, संकोचवश न कह पाया। कैसे कहता बेटी, जिस कमरे के पर्दे के सिलेक्शन के लिए तुम 10 दुकानें घूमी हो, जिसके डेकोर के लिए तुम घंटों नेट के सामने बैठी हो, उस कमरे के लिए कैसे कह देता कि मुझे यहाँ नहीं रहना है? तू तो मेरी प्यारी बहू है, पर तेरी बहू तो मेरी माँ बन गई। वह तो सीधे ही बोली, दादाजी आप दिन भर कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? आलस छोड़िए, बैठे बैठे घुटने और ख़राब हो जाएंगे। उसने मेरे कमरे से कुर्सी मेज निकलवा कर बरामदे में डलवा दिया। मैंने कहा कि लेटने के लिए कमरे तक जाना भारी पड़ता है, तो यह सुनकर तुम्हारी बहू बोली, दादाजी जब तक सर्दी है तब तक के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएं। मुझे भी सही लगा। आराम करने की तलब होने पर बरामदे और लॉन से गेस्ट रूम आना सुविधाजनक था। गेस्ट रूम से लॉन बरामदा सब दिखता है। जब मन करता है बरामदे में टहल लेता हूँ, जब इच्छा हो लॉन में पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ देख लेता हूँ। किराएदार के बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ मन में ऊर्जा भर देती है। किराएदार के बच्चे नीचे खेलने आते हैं तो 2 बातें उनसे भी कर लेता हूँ। छोटा वाला तो रोज़ नियम से शाम 6 बजे लूडो ले आता है। बुरा ना मानना बेटी, ये कमरा छोटा ज़रूर है, पर इसमें पूर्णता का एहसास है। चलने फिरने में गिरने का डर नहीं रहता। आसपास खिड़की दरवाजे मेज कुर्सी का सहारा है, छड़ी की ज़रूरत नहीं है। अरे वाह, मम्मी जी आ गई। सहसा दीपा का प्रफुल्लित स्वर गुंजा। पैर छूते हुए वह चहकी, अरे बताया नहीं कि आप आ रहे हैं? पता होता तो आज हम हॉस्पिटल ना जाते हैं। आभा चुप रही तो पापा जी बोले, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। दीवा चहकते हुए बोली, आज सरप्राइज़ का दिन है क्या? मम्मी जी पता है दादाजी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। देख लो, मेरी सैर रंग लाई। पापा जी के कहने पर दीपा बोली, मम्मी जी बड़े जोड़ तोड़ कर दादाजी को टहलाने के लिए रोज़ हम कहते टहलने को, तो दादाजी आजकल कहकर टाल देते हैं और अपने कमरे में बंद रजाई ओढ़े ठिठुरते रहते थे। बस एक दिन इलाज निकाला, पापा जी की रजाई और दीवान कमरे से हटाकर यहाँ डाल दी। अब प्यासी को कुएं के पास तो जाना ही था। इस कमरे के पास बरामदा होने से इनका अड्डा यही जमने लगा है। बरामदे और लॉन की पूरी धूप वसूलते हैं। दीपा हंस रही थी, पापा जी मुस्कुरा रहे थे, पर आभा मौन थी। उसे गंभीर देखकर दीपा की हंसी थम गई। वह कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी मम्मी, राहुल ने पहले ही कहा था कि मेरी हरकत पर मुझे खूब डांट पड़ने वाली है। सोचा था जब आप आएंगी तब तक जनवरी की कड़ाके की सर्दी निकल जाएगी। आपके आने से पहले सारी व्यवस्था
पहले जैसी कर दूंगी, पर आप तो बिना बताए आ गई और मेरी खुराफात पकड़ी गई। यह सुनकर आभा गंभीरता से बोली, बता कर आती तो मूल्यांकन कैसे करती? किस बात का? दीपा ने अचरज से पूछा। तो आभा बोली, सिक्के के दूसरे पहलू का मूल्यांकन। सिक्के का एक पहलू सही तस्वीर नहीं दिखाता है, यह आज जान लिया। अपने जीवन में मैंने कई बुजुर्गों को उपेक्षित जीवन जीते देखा है। जब घर बनवाया तभी सोच लिया था कि पापा जी को सबसे बड़ा, सुंदर और आरामदायक कमरा देंगे, पर इस चक्कर में हमने पापा जी को कमरे से ही बांध दिया, साथ ही अकेलेपन से भी। इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। सर्दी तक तो यहाँ ठीक है, पर गर्मियों में पुराने कमरे में रहेंगे पापा जी। पापा जी के पुराने कमरे में लाइब्रेरी शिफ्ट करके एक छोटा सा सोफ़ा और क्वीन साइज बेड लगा देंगे। आने जाने वाले पापा जी के कमरे में बैठेंगे ताकि वहाँ रौनक भी रहे और बड़ा कमरा छोटा भी लगे और पापा जी का दिल भी लगा रहे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो और भी बढ़िया आइडिया है। वैसे दादाजी दिन में यहाँ और रात को वहाँ सो सकते हैं। ये लो जी, एक और आइडिया, अजय हंसकर बोले। तो पापा जी बनावटी दुख के साथ कहने लगे, इसका मतलब है कि मुझे दोनों कमरों की देखभाल करनी होगी। तब दीपा हंसकर बोली, और नहीं तो क्या, इसी बहाने आपका एक कमरे से दूसरे तक चलना फिरना तो होगा। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे, हाय मेरा घुटना जाम हो गया। अपनी नकल करती दीपा को देख पापा जी मुस्कुरा कर बोले, आभा तेरी बहू बहुत शरारती है। यह सुनकर आभा तपाक से बोली, मेरी बहू नहीं पापा जी, आपकी माँ। सब हंसने लगे। इस बीच किराएदार के बच्चों की गेंद बरामदे में आ गई। जो पापा जी 2 कदम चलने से कतराते थे, वह बच्चों की गेंद उठाने के लिए लॉन की ओर बढ़ रहे थे। आभा अजय के लिए यह दृश्य सुखद था। आंटी जी, आप चाय पियेंगी? दीपा ने पड़ोसन से पूछा। तो वह घर में काम बहुत है कहते हुए उठ गई। शायद उन्हें भी सिक्के के दूसरे पहलू का भान हो गया था। जाती हुई पड़ोसन को आभा ने नहीं रोका। उसका ध्यान तो पापा जी की ओर था, जो खिलखिलाते चेहरे के साथ गेंद बच्चों की ओर उछाल रहे थे। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।